आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। डॉक्टर कैंसर के अनुसार खिलजी वंश तुर्क था, अर्थात खिलजी भी तुर्क थे, किंतु अधिक समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण खिलजियों ने वहां की रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें आदि में वह ढल गए, जिसके कारण लोग उनको अफगान अर्थात पठान समझते थे, जबकि वास्तविक रूप से खिलजी भी तुर्क थे। अधिकांशतः खिलजी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय व बलबन के समय शरणार्थी के रूप में या मंगोल आक्रमणकारियों के भय के कारण कुछ तुर्क आक्रांताओं के साथ इन्होंने भारत में प्रवेश किया। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। इसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में वह राजकीय सेवा में प्रविष्ट हुआ, अर्थात उसका राजकीय सेवा में उसका प्रारंभ हुआ। बाद में वह अंगरक्षक बना और उसके बाद तरक्की करता हुआ सवाना का सूबेदार बना। जिस समय सुल्तान केकुवाद था, उस समय वह आरिज ए मुबालिक के पद पर था और दीपालपुर का सूबेदार भी था। अतः उस समय जलालुद्दीन खिलजी की गिनती योग्य सेनापतियों में होने लगी, किंतु 1200
90 ईस्वी में केकुबाद लगभग ग्रस्त हो गया, तब उसके अल्पवयस्क पुत्र क्यूमस को सुल्तान बनाया गया, जो अंतिम तुर्क शासक था या गुलाम वंश का अंतिम शासक था या द्वितीय इल्वेरिक तुर्क वंश का अंतिम शासक था। कुमर्स के समय सुल्तान यानी कि कुमर्स के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु तुर्कों और खिलजियों में षड्यंत्र प्रारंभ हो गए। जलालुद्दीन ने भी अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जलालुद्दीन की बढ़ती हुई शक्ति और उसके बढ़ते हुए प्रभुत्व के कारण तुर्क अमीर उससे चिढ़ने लगे तथा उसके विरुद्ध तुर्कों ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दी। जैसे ही उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और जलालुद्दीन खिलजी को उसके बारे में सूचना मिली, तब वह शिशु सुल्तान को लेकर भाग गए। किलू खोरी में शिशु सुल्तान को मारकर यमुना में फेंक दिया गया और 1290 में दिल्ली के समीप किलू खोरी या किलू घूरी में मलिक फिरोज यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करा दिया और इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया। उसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से अपना खुतबा फड़वाया, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वह अपना राज्याभिषेक दिल्ली में क्यों संपन्न नहीं करा सका। इसके निम्न कारण थे। जलालुद्दीन खिलजी के सामने निम्न समस्याएं थी। पहली समस्या तो यह थी कि तुर्क अमीर उसे सुल्तान मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि खिलजियों को तुर्क नहीं मानते थे। जलालुद्दीन खिलजी एक साधारण पृष्ठभूमि से था। अगला कारण यह था कि भूतपूर्व सुल्तान बलवंत के वंशजों की आकस्मिक रूप से समाप्ति को उस समय के अमीर और दिल्ली के लोग सहन करने को तैयार नहीं थे। अगला कारण यह था कि कुछ तुर्क अमीर
जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध थे, वह स्वयं सुल्तान बनना चाहते थे आदि। किंतु सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी एक उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था, विनिम्र स्वभाव का था। यही कारण था कि कुछ समय में ही उसने तुर्क अमीरों की भी सहानुभूति प्राप्त कर ली। उसने नवीन नियुक्तियां दी, जिनमें सुल्तान बलबन के समय के तुर्क अमीरों को भी, और जो तुर्क अमीर जिन पदों पर थे उनको पूर्ववत उनके पदों पर रखा, और खिलजियों को भी राजकीय सेवा में भर्ती किया। उदाहरण के रूप में ख्वाजा खातिर को वजीर के पद पर, फखरुद्दीन को दिल्ली के कोतवाली के पद पर, भूतपूर्व सुल्तान बलबन के भतीजे मलिक छज्जू को कड़ा व मणिपुर का सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। हालांकि सुल्तान का प्रमुख सलाहकार अहमद चाप था, जो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बार बार प्रोत्साहित करता था कि वह अपनी उदारवादी नीति का त्याग कर कठोर नीति अपनाई। किंतु उसने कभी भी मुसलमानों के प्रति कठोर नीति नहीं अपनाई, और नहीं उसने अपने व्यवहार में कठोरता दिखाई। अतः सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की नीतियां सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की गृह नीति जिस समय जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना, तब उसके विरुद्ध मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। मलिक छज्जू भूतपूर्व सुल्तान बलबन का भतीजा था। उसे कड़ा में मणिपुर का सूबेदार बना दिया गया, किंतु जैसे ही वह कड़ा में मणिपुर पहुंचा, वहां पर असंतुष्ट अन्य अमीरों ने उसे प्रोत्साहित किया। अवध का सूबेदार भी उसका साथ दे रहा था, किंतु जैसे ही मलिक छज्जू के विद्रोह की सूचना सुल्तान जलालुद्दीन को प्राप्त हुई, उसने तत्काल उसके विरुद्ध
आक्रमणात्मक कार्रवाई की। सुल्तान के पुत्र अरकली खां ने उस समय भयंकर बाढ़ से भरी हुई काली नदी को पार कर मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया। मलिक छज्जू परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के साथ अच्छा व्यवहार किया और अरकली को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया और साथ में मलिक छज्जू को भी उसके साथ मुल्तान भेज दिया गया। कड़ा और मणिपुर का सूबेदार सुल्तान ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया। कड़ा व मणिपुर अगली सुल्तान की उदार नीति ठगों के प्रति। चोर व डाकुओं के प्रति उसकी नीति। दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में आयोजित चोरी डकैती होती थी। ठग भी बहुत थे। लोगों की लगातार शिकायतों से सुल्तान परेशान था। अंत में इन चोर डाकू व ठगों को पकड़ा गया, किंतु सुल्तान ने उन्हें कठोर दंड न देकर हजारों की तादाद में उन्हें बंगाल छुड़वा दिया और उन्हें यह सख्त आदेश दिया कि वह दोबारा दिल्ली में आए और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में चोरी न करे। अमीरों के प्रतिनिधि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की अपने दरबारियों, सूबेदारों, अमीरों यानी कि पदाधिकारियों आदि के प्रति नीति भी बड़ी उदार व व्यवहारिक थी। तुर्क अमीर अनेक गोष्ठियों यानी कि समारोह करते रहते थे। सुल्तान के व्यवहार के कारण अधिकांश अमीर यह खुलेआम कहते थे कि सुल्तान जलालुद्दीन से शासन करना नहीं आता। एक दिन अमीर ताजुद्दीन के यहां गोष्ठी थी, यानी कि पार्टी थी अमीरों की। वहां पर अमीरों ने सुल्तान के प्रति असंगत बातें की, अनाप शनाप उसके विरुद्ध जाने क्या क्या
कहा। जैसे ही सुल्तान को अपने अमीरों की बातों के बारे में सूचना मिली, उसने तत्काल भरे दरबार में इन अमीरों को बुलाकर फटकारा और उन्हें अपने विरुद्ध लड़ने के लिए ललकार। अमीर लज्जित हुए, उन्होंने क्षमा याचना मांग ली और सुल्तान ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। चौथा, सीदी मौला का विद्रोह। सीदी मौला फारस का रहने वाला एक दरवेश था जो दिल्ली में रहता था। उसने खाने कहा बनवा रखा, यानी कि मठ, जहां गरीब लोगों को वह भोजन कराता, उन्हें दान देता था। सीदी मौला के यहां बड़े बड़े तुर्क अमीरों का आना जाना था। वे तुर्क अमीर भी अनेक गोष्ठियां करते थे। सीदी मौला का प्रभाव अत्यधिक फैल चुका था। तुर्क अमीरों ने एक षड्यंत्र रचा जिसमें यह तय हुआ कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को सत्ता से हटाकर सीदी मौला को हिंदुस्तान का खलीफा घोषित कर दिया जाएगा और पूर्व सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री के साथ सीदी मौला का निकाह कर दिया जाएगा। बलवन के वंशज में बलवन के समय के तुर्क अमीरों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाएगा। जैसे ही इस षड्यंत्र के बारे में सूचना सुल्तान को मिली, सुल्तान के आदेश पर तत्काल सीदी मौला को लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सुल्तान के सामने उपस्थित किया गया। सीदी मौला ने स्वयं को निर्दोष बताया, किंतु सुल्तान के आदेश पर उसके पुत्र अरकली खान ने दरवेश का सर धड़ से अलग कर दिया। जियाउद्दीन बर्दी अपने ग्रंथ तारीख ए फिरोजशाही में उल्लेख करता है कि सीदी मौला निर्दोष था। वह एक शहीद की भांति मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन दिल्ली में भयंकर तूफान आया, जिस दिन सीदी मौला को दंड दिया गया तथा कुछ विद्वानों का यह मत है कि सुल्तान के दरबार में उसके पुत्रों के दो गुट बन गए थे। एक बड़े पुत्र खाना का और दूसरा अरकली का।
खान एक खाना का दरवेश के यहाँ आना जाता था और उसके साथ अन्य अमीर भी आते थे। संभव है उन्हें के आपसी विचार या वार्तालाप का प्रभाव अरकली खां पर पड़ा होगा, क्योंकि अरकली खां और खान खां में सत्ता के लिए प्रतिद्वंदिता थी। अतः अरकली खां को सुल्तान का पात्र आदेश प्राप्त करना था और जैसे सुल्तान का आदेश हुआ वैसे ही सीधी बोला को मृत्युदंड दे दिया गया। अगला जो टॉपिक आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।